Today we'll start with the second topic of 12th physics. The name of the topic is mechanical properties of fluids. Now fluids का मतलब क्या होता है? पहली बात तो fluid का मतलब है हर वो चीज जो फ्लो हो सकती है, ठीक है. Fluids means it should be able to flow from one place to another. Now usually fluids का जब भी नाम लेते हैं तुम्हारे दिमाग में आता है कि वो लिक्विड ही होनी चाहिए, बट ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. एयर एज वेल एज लिक्विड, दोनों के दोनों, मतलब जो गैसेस होंगे और जो लिक्विड होगा, दोनों के दोनों फ्लूइड्स में काउंट होता है. तो फ्लूइड्स आर ऑफ टू टाइप, गैसेस एंड लिक्विड्स. ये दो स्टेट्स में ज्यादा मिलता है. जो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो सकता है उसको फ्लूइड बोलते हैं. नाउ गैस एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो हो सकता है. हम अगर एसी ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो गैस बाहर आ रहा है ना उसके अंदर से कूल करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मैंने तो स्टोर करके रखा है कहीं और, बट वो वहां से आगे पास ऑन होके ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब वो गैसेस में काउंट हो रहा है, फ्लो होता है ना. दूसरा लिक्विड, लिक्विड तो पता है पानी यहाँ से वहां पाइप में डालोगे तो पाइप के थ्रू क्या होता है, फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह पे. सो इनको फ्लूइड्स बोलते हैं, जो फ्लो हो सकते हैं. नाउ इन दिस केस फ्लूइड्स में जो प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं. तो एक तो होता है आइडियल फ्लूइड. आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि ऐसा होना चाहिए, हर बार ऐसा ही होगा जरूरी नहीं है. तो आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज है, यू माइट सी इन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है. पहला प्रॉपर्टी क्या है? तो फ्लूइड का सबसे पहला प्रॉपर्टी आइडियल फ्लूइड का क्या है? दे आर इनकंप्रेसिबल. ठीक है, तो वो क्या होते हैं? इनकंप्रेसिबल. इनकंप्रेसिबल मतलब क्या? कंप्रेस का मतलब क्या होता है? उसको दबा के और कम जगह पे फिट करना. तो आइडियली जो फ्लूइड होगा वो और कंप्रेस नहीं हो सकता, मतलब उसको और दबाया नहीं जा सकता, बट इट इज नॉट ट्रू. अगर हम गैस की बात करें तो उनको पता है गैस को और दबा के और कम जगह पे किया जा सकता है, प्रेशर ज्यादा देंगे तो. बट ये आइडियल सिचुएशन है ना, कि हम जो अज्यूम करेंगे, स्टडी करेंगे, आइडियल फ्लूइड में ऐसा होना चाहिए कि वो कंप्रेस नहीं होता है. मतलब मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस लिया, वो इतनी जगह पे है, मैं और प्रेशर डालूंगा तो दबेगा, कम होगा बहुत ज्यादा प्रेशर पे. बट अगर हम आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं, मतलब मैं कितना भी प्रेशर डालू वो और नहीं कम होगा. ठीक है, तो वो इनकंप्रेसिबल होता है. दूसरा है कि इसका जो फ्लो है वो इरोटेशनल होता है, या फिर फ्लो जो होता है वो स्मूथ होता है. तो फ्लो इज इरोटेशनल, मतलब जिस ट्यूब के थ्रू या फिर जिस पाइप के थ्रू लिक्विड फ्लो होगा, या फिर जिस कॉलम बोलते हैं इसे, जिन कॉलम के थ्रू ये फ्लो होगा, उसमें वो पानी जो है हमारा वो आपस में रोटेट नहीं होगा, मतलब यहां से वहां ऊपर नीचे मिक्स नहीं होगा, घूमेगा नहीं गोल गोल. बट दैट इज नॉट ट्रू. कई बार होता है स्पीड कम ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, पानी घूमने लग जाता है. इजंट इट? मैंने टाइम्स उसी बकेट में से जब तुम लोग पानी भर रहे हो तो पानी घूमते घूमते बाहर आता है. क्यों? क्योंकि वो स्पीड कम ज्यादा होती है, सब जगह प्रेशर सेम नहीं होता, टर्न्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, वो रोटेट हो जाता है. बट आइडियल फ्लूइड में क्या होगा, वो रोटेट नहीं होगा, इट इज इरोटेशनल. प्रॉपर्टी है कि वो विस्कस नहीं होता, नॉन विस्कस होता है. अब विस्कस का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी पता है? विस्कोसिटी का मतलब होता है कि गाढ़ापन. ठीक है, कितना गाढ़ापन है उसका, उसको विस्कोसिटी बोलते हैं. इफ यू टेक वाटर, देन यू टेक ऑयल, देन यू टेक हनी. गाढ़ापन ज्यादा किसमें? हनी में. हनी ज्यादा गाढ़ा होता है. ऑयल में होता है बट इतना नहीं कंपेयर टू हनी. पानी में बहुत कम होता है, ऑयल जितना भी नहीं होता है. तो विस्कोसिटी का मतलब है कि कितना गाढ़ापन है उसमें. और हम जो अज्यूम कर रहे हैं वो क्या है कि नॉन विस्कस है. ठीक है, मतलब ज्यादा गाढ़ा नहीं है. ऐसा है कि जहां पे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वजह से होगा क्या, जितना गाढ़ापन होगा. अब फॉर एग्जांपल अगर यहां से पानी ट्रेवल कर रहा है तो कंटेनर को या फिर बाउंड्री को जो चिपका हुआ है वो पानी स्लो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि गाढ़ा है तो वो ड्रैग होगा. ठीक है, उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं. फ्रिक्शन लगेगा उसकी वजह से. ये है और ऊपर ये जा रहा है, तो ये तो आपस में अटैच है ना, तो वो उसकी भी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा. ठीक है, ये आपस में टकरेंगे, ड्रैग होंगे. जितना विस्कस होगा उतना ज्यादा ड्रैग होता है. तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो नॉन विस्कस फ्लूइड होगा, जो हम आइडियल फ्लूइड स्टडी करेंगे वो. तो चौथा प्रॉपर्टी है कि इसका जो फ्लो होता है वो स्टेडी होता है. तो फ्लो इज स्टेडी. स्टेडी का मतलब है उसकी स्पीड अलग अलग नहीं होती. अभी जैसे यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो मतलब यहाँ पे थ्रू आउट उसका फ्लो सेम ही है, कम ज्यादा नहीं हो रहा है, स्पीड कम ज्यादा नहीं होता. जो वेलोसिटी है उसका वो थ्रू आउट सेम रहेगा, स्टार्ट टू एंड. बट ऐसा है नहीं, कम ज्यादा होता है. इफ आई एम हैविंग अ गैस जिसको मैंने एक कंटेनर से कनेक्ट किया हुआ है और वहां से वो आगे आ रहा है, जैसे जैसे गैस खत्म होने लगी एंड में क्या होता है, धीरे धीरे हो जाता है. इजंट इट?
क्योंकि अब वो प्रेशर उसको नहीं मिल रहा है पीछे से आगे आने के लिए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो क्या है, स्टेडी है, मतलब स्टार्टिंग टू एंड जब तक वो पूरा खत्म नहीं होता थ्रू आउट सेम प्रेशर से आ रहा है वो, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, बट हम क्या स्टडी कर रहे हैं, आइडियल। आइडियल का मतलब है कि ऐसा सिनेरियो बेस्ट मान के चल रहे हैं, यही अजम्पशंस जैसा है हमारे, ठीक है। ये आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी था। इन जनरल फ्लूइड का कुछ प्रॉपर्टी होता है, चाहे वो आइडियल या कुछ भी हो। तो पहला प्रॉपर्टी एज यू कैन सी क्या दिया है, तो फ्लूइड का, आइडियल फ्लूइड का तो ये हो गया, बट इन जनरल हर एक फ्लूइड पे एक और प्रॉपर्टी मैं बोल सकता हूं, तुम फ्लूइड को जिस टाइप के कंटेनर में डालोगे वैसा बन जाएगा। इफ आई टेक वाटर, वाटर को मैंने बॉटल में रखा तो बॉटल जैसा बन जाएगा। वाटर को मैंने निकाल के अगर टब में रख दिया तो टब जैसा बन जाएगा, इजंट इट। तो तुम जैसे शेप के चीज में उसको डालोगे वैसा वो डिफॉर्म हो जाता है। तो वाटर डिफॉर्मेशन को या फिर फ्लूइड डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, दे हैव एन एबिलिटी टू फ्लो। अगर तुम उसको यहाँ पे रखो, सपोज मैंने बकेट में पानी रखा हुआ है और मैंने बकेट को सडनली हटा दिया, तो क्या होगा, वो जितना हो सकेगा उतना फ्लो करेगा, जहां तक जा सकता है वहां पे जाएगा। हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ हमेशा फ्लो करता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अदरवाइज इन जनरल भी तुम रखोगे तो वो फैलता ही जाएगा कहीं ना कहीं। वैक्यूम में भी रखोगे तो कुछ ना कुछ वो फ्लो करेगा, फैलेगा ही अपने आप को। नाउ हम जो इस चैप्टर में स्टडी करने वाले मोस्टली वो स्टडी करने वाले फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है। रुके हुए जो फ्लूइड है उनके बारे में पहले स्टडी करेंगे। तो उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिस्टिक, हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फ्लूइड्स व्हिच आर एट रेस्ट, रुके हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स। नाउ बिफोर वी स्टडी दीज फ्लूइड्स, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं प्रेशर की वजह से, ठीक है। इफ यू नो कंटेनर्स में हमने गैस भरी हुई है, ठीक है। वो गैस में कंटेनर भरी कैसे, उसको प्रेस करके ना, प्रेशर डाल के उसको अंदर दबाया गया है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सब तुमने सुना है। कंप्रेस का मतलब क्या होगा, प्रेशर देके उसको दबा दिया अंदर। तो प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्लूइड्स के लिए। तो फ्लूइड्स प्रेशर के बिहेवियर, प्रेशर की वजह से फ्लूइड्स का बिहेवियर काफी चेंज होता है। नाउ प्रेशर की अगर बात करें तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है उसको बोलते हैं पास्कल, ठीक है। और इन शॉर्ट यू कैन राइट पीए। प्रेशर जो है एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा उसको फील होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास यहां पे एक है कील, नेल जिसको बोलते हैं ना, हथौड़ा मार के ठोकते वो, और दूसरा मेरे पास है यहाँ पे एक ब्लॉक, ठीक है ना। इसके नीचे मैंने एक लकड़ी का वो रख दिया है और ऊपर से मैं तुमको एक हैमर देता हूं, ठीक है। और हैमर मैंने तुमको इसके ऊपर मारने बोला, इसके ऊपर हैमर मारोगे तो क्या होगा, अंदर चला जाएगा। ये जाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो पावर तुम दे रहे हो, प्रेशर जो दे रहे हो, वो सारा का सारा कॉन्सेंट्रेट होकर कहां पे चला जा रहा है, एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट अंदर घुस जाता है। इसके अंदर क्या हो रहा है, तुम जो प्रेशर दे रहे हो वो इतनी जगह पे बढ़ गया, तो वो इतनी जगह पे जाएगा, तो वो अंदर नहीं जा पाता ज्यादा, ठीक है। नाउ अ सिंपलर एग्जांपल आई वुड से, तुमने डेजर्ट में कौन से एनिमल को ज्यादा यूज होते हुए देखा है, कैमल। कैमल को यूज करने का रीजन क्या है, कैमल के पैर ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। हॉर्स क्यों नहीं यूज करते, पैर पतले हैं तो रेत के अंदर धंस जाते हैं। हॉर्स फील्ड इज लाइक दिस, ठीक है। तो इतनी सी जगह में वो अगर पैर रखता है तो अंदर धंस जाता है। अब वजन कैमल का ज्यादा होता है कि हॉर्स का, ऑब्वियसली कैमल ज्यादा हैवी है, बड़ा भी है, तो कैमल का वजन ज्यादा था, वो नहीं धंसता है। क्योंकि कैमल का जो वजन है वो उसके पैरों के एरिया ज्यादा होने की वजह से, उसका जो वजन की वजह से जो प्रेशर लग रहा है रेत पे, वो ज्यादा जगह पे पड़ जाता है। हॉर्स का क्या होगा, वो ज्यादा जगह पे बट नहीं पाएगा, वो कम जगह पे बटेगा, तो कम जगह पे बटेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, जैसे इसमें हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ज्यादा दूर से मारा तो ये अंदर चला जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो कम जगह पे आ रहा है। ये नहीं जा पा रहा है, क्यों, क्योंकि ज्यादा जगह पे आ रहा है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। नाउ ये लिक्विड कॉलम से प्रेशर लगने का मतलब क्या है, सो बेसिकली तुम अगर कोई लिक्विड रख रहे हो किसी कंटेनर में, सपोज यहाँ पे कंटेनर है और तुमने इसके इस पॉइंट तक
इसके अंदर कोई लिक्विड भर के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा कंटेनर लेता हूं जिसका शेप थोड़ा पतला रखते हैं हम, उसमें भी सेम फ्लूइड डालते हैं बट सेम हाइट तक डालते हैं, फाइन। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है और वही सेम ऑब्जेक्ट यहां पे भी एक रखा हुआ है। अब जो प्रेशर इसको फील होगा, ऊपर से पानी इसके ऊपर प्रेशर डालेगा है ना, यहां पे भी किसमें ज्यादा होगा प्रेशर, इसमें या इसमें? इसमें। प्रेशर दोनों में सेम ही रहेगा, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं होगा। वही तो बात है, प्रेशर डिपेंड करता है कितने हाइट तक लग रहा है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H रो इंटू जी, लिक्विड कॉलम्स के लिए। H का मतलब तुम्हारा हो गया कितनी हाइट से प्रेशर लग रहा है, रो का मतलब हो गया डेंसिटी, और जी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा, ग्रेविटेशनल पुल जो फील हो रहा है। तो डेंसिटी तो दोनों का सेम है ना, मैंने सेम ही तो लिक्विड रखा था यहाँ पे और यहाँ पे, मैंने अलग अलग लिक्विड नहीं रखा, ठीक है। डेंसिटी का मतलब वही हो गया अपना, जो कितनी जगह पे कितना सारा उसके एटम्स है वो डेंसिटी होता है, मतलब बेसिकली विस्कोसिटी जैसा समझ लो, गाढ़ापन उसका। तो अगर लिक्विड सेम है तो उसका गाढ़ापन या फिर डेंसिटी सेम ही आएगा, हाइट भी सेम है, जी भी तो सेम ही है। तो P इक्वल टू एच रो जी मेरा फॉर्मूला है, तो मतलब इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा और इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा सेम होगा, इजंट इट? मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर सेम ये तुम लोगे, अब यहाँ पे तुमने दूसरे टाइप का लिक्विड लिया होता तो उसका मास अलग होता, ऑब्वियसली बात है, बट अगर सेम टाइप का लिक्विड लोगे तो फिर मास पे डिपेंडेंट नहीं है वो, कि कितना प्रेशर लगेगा, किस बात पे डिपेंडेंट है, कितनी हाइट से लग रहा है। सिमिलरली अगर मैं यही लिक्विड रखता, बट कंटेनर मैंने बहुत पतला कर दिया है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और पानी अब मैंने ज्यादा रखा हुआ है, तो इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो ज्यादा हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर इसको मैंने यहां पे रखा होता इक्वलिटी में, तो भी उसके ऊपर प्रेशर उतना जाता। तो प्रेशर इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता कि तुम कितना ज्यादा पानी रख रहे हो या फिर कितना ज्यादा फ्लूइड रख रहे हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है तुम कितने हाइट से उसको प्रेशर दे रहे हो। हाँ, लिक्विड चेंज करोगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा, बट हाइट मेन एस्पेक्ट है कि जितनी हाइट पे रहेगा उतना ज्यादा उसको प्रेशर फील होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेशर सिर्फ उसके एग्जैक्टली ऊपर वाले पार्ट से ही लेता है, उसके ऊपर जितना जा रहा है सिर्फ उसी का प्रेशर वो लेता है, उसकी बाउंड्री से ऊपर की तरफ जाऊंगा मैं तो एग्जैक्टली उसकी बाउंड्री से ऊपर तरफ जाऊं तो कितना उसके ऊपर वजन आ रहा है, वो सिर्फ उसी का वजन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, ठीक है, मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूं, मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, तो लाइट मेरे जो बॉडी पे जो गिर रही है सिर्फ उसी का परछाई दिखेगा मुझे, isn't it? जिसको मैं ब्लॉक कर रहा हूं उसको, मेरे बाजू में अगर और लाइट गिर रही है तो उससे मेरे को क्या लेना देना, मेरी बॉडी का परछाई को उससे कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलर थिंग हैपेंस विद द फ्लूइड या फिर ऑब्जेक्ट जो भी है तुम्हारा, उसके एग्जैक्ट ऊपर जितना गिरेगा उसी का प्रेशर से उसको फील होता है, उसके साइड में और रहेगा नहीं रहेगा उससे कुछ लेना देना नहीं उसको। अगर फ्लूइड मूव होता रहेगा तो बात अलग है, हम जगह पे रुके हुए फ्लूइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड मूव होता है उसको डायनामिक बोलते हैं, स्टैटिक फ्लूइड की बात करें जो अपनी जगह पे रुका हुआ है, सो इन सब केस में उसको सिमिलर प्रेशर फील होगा, फाइन। नाउ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम्स मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर कितने लिक्विड के कॉलम है, ये एक लेयर हो गया, दूसरा लेयर हो गया, उनको कॉलम्स बोलते हैं। जितने कॉलम उसके ऊपर होंगे उनका प्रेशर उसको ऊपर ऊपर फील होता जाएगा। मान लेते ये एक कॉलम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे करते करते 20 कॉलम है, इधर 20 है इधर 20 है, सबका उसको इक्वल प्रेशर फील होगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तुम खड़े हो, तो तुमको कोई प्रेशर फील हो रहा है बॉडी के ऊपर? नहीं, क्यों? क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए, ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट अगर मान लो तुम लोग ने, सर के ऊपर तुम्हारे बाल नहीं होते बहुत टाइम तक और सडनली बाल तुम लोग को पहना दिया, विग दे दिया, तो क्या होगा? लगेगा ना कि सर पे कुछ रखा हुआ है। कैप रखते तो लगता है ना, पर अगर पूरा दिन पहन के रखा है तो क्या इतना नोटिस नहीं होता, रोज जो पहनता है उसको आदत नहीं है, वो भी है बिकॉज कंटिन्यूसली उसको यूज टू हो गया। तो हमारे यहाँ पे बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली एयर प्रेशर लग रहा है तो अपने को फील नहीं होता।
बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी मच एग्जिस्टेंट, वो हर चीज पे एक्ट करता है। अब मैं यहां पे अगर एक बॉटल रखता हूं, तो इस बॉटल के ऊपर भी कंटिन्यूसली हर डायरेक्शन से एयर क्या कर रही है, इसको प्रेशर दे रही है, isn't it? तो प्रेशर हर एक ऑब्जेक्ट को फील होता है। अब अंदर से भी इसके क्या हो रहा है, एयर तो जा रही है ना, अंदर भी है इसके, तो क्या हो रहा है, प्रेशर को उल्टा धक्का मार रहा है, ये यहां से मार रहा है, ये अंदर से बाहर मार रहा है, तो क्या हो रहा है, बैलेंस में है। तो तुम्हारी बॉडी में भी वैसा हो रहा है, जितना प्रेशर मेरे ऊपर एयर डाल रही है, मेरे ब्लड वेसल्स वो अंदर से उतना प्रेशर धक्का मार रहे हैं। अगर ये ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, क्रश हो जाएंगे, दब जाएंगे। होता है ना, पानी के अंदर जाते हैं तो कई बार होता है लंग्स के ऊपर प्रेशर लगता है, सब ज्यादा हो गया, ओवर प्रेशर हो गया, ब्रीथ नहीं कर पाते क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का बैलेंस नहीं कर पा रहा है इसको, समझ रहे हो? तो सेम वे यहां पे भी है। सो अगर मैं सडनली ये अंदर का प्रेशर निकाल देता हूं, अंदर से जो एयर लग रही है उसको निकाल दूं, तो क्या होगा, बाहर का ज्यादा हो जाएगा, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, बॉटल क्रश हो जाएगा, isn't it? ऑन द अदर हैंड अगर मैं बाहर का निकाल दूं तो क्या होगा, ये चीज ज्यादा एक्सपांड हो जानी चाहिए, isn't it? अगर तुम्हारा सॉलिड ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो होने का चांसेस कम है, ठीक है। अगर मेरे पास ये सॉलिड है और अगर ये ज्यादा कड़क है तो इसका होने का चांसेस कम है, बट ऐसा है कि वो क्रश हो सकता है, दब सकता है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो जो टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉज प्रेशर, ठीक है। तो बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब तुम्हारा टोटल प्रेशर कितना होता है। नाउ जस्ट टू सिंपली अंडरस्टैंड बेसिक टर्म्स में अगर मैं तुमको समझाऊं, सपोज ये मेरा कंटेनर है, इसमें यहां तक मैंने कोई लिक्विड भरा हुआ है, सपोज वाटर भरा हुआ है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया, सपोज एक ब्लॉक डाल दिया है मेटल का या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लास्टिक का जो भी है, जो पूरा ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा वो दो चीजों की वजह से आएगा, एक तो वाटर की वजह से, और वाटर के ऊपर क्या है, एयर, एयर का भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो यहां पे एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब क्या होगा, एब्सोल्यूट का मतलब हो गया एयर की वजह से प्लस वाटर की वजह से जो प्रेशर आ रहा है इसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर होता है कि इमीडिएटली ऊपर जो फ्लूइड या फिर लिक्विड प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ भी पार्ट ऊपर जो प्रेजेंट है सीधा उसका जो प्रेशर आता है उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, सिर्फ वाटर, तो जिससे वो कांटेक्ट में हो, किसके कांटेक्ट में, से वाटर के कांटेक्ट में ना, तो उसके ऊपर वाटर का ही प्रेशर आएगा, तो उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं, फाइन। हाँ, तो एब्सोल्यूट में मतलब क्या होगा, टोटल जितना भी पार्ट उसके ऊपर है सबका जो प्रेशर आएगा वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, और जो एग्जैक्टली उसके ऊपर जो कांटेक्ट में है उसका प्रेशर जो आ रहा है उसको गॉज प्रेशर बोलते हैं। ना अगर मैं इसको सील कर दूं और यहां से सारा एयर निकाल दूं, तो इस केस में इसके ऊपर जो प्रेशर आएगा सिर्फ किसका आएगा, वाटर का, तो एयर तो है ही नहीं क्योंकि वो तो मैंने सारा निकाल दिया इसके अंदर से, ठीक है। या फिर कंटेनर यहीं पे क्लोज हो जाता तो भी उस सिनेरियो में भी तो वाटर का प्रेशर रहता, तो इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। किसमें, नहीं, एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा रहता है, गॉज प्रेशर कम रहता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है P इक्वल टू P0 प्लस H रो G, ठीक है। तो गॉज प्रेशर का जो फॉर्मूला होगा एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस H रो G, फाइन। या फिर इसको इस तरफ ला जाए P माइनस P0 इक्वल टू H रो G होता है। ना यूजुअली P0 जो होता है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसका वैल्यू जो होता है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेटली। कभी कभी 1.01 इंटू 10⁵ ऐसा भी ले सकते हैं, 0.5 डिपेंडिंग ऑन न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन के हिसाब से वैल्यू अलग अलग देते हैं, बट मोस्टली 1 इंटू 10⁵ तो मतलब 10⁵ हुआ, तो 10⁵ पास्कल उसका वैल्यू कंसिडर किया जाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर, इसका जो गॉज प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो डिराइव करने के लिए हम एक कंटेनर कंसिडर कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल शेप का कंटेनर है, कोई भी शेप हो सकती है, उससे डजंट मैटर। उस कंटेनर के अंदर मैंने सर्टेन अमाउंट तक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। उस लिक्विड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दिया है, डूब गया है, वो ना तो पूरा नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, मतलब इतने लेवल पे रह रहा है,
तो ऑब्वियसली जमीन से सपोज x2 जितने हाइट पे है वो ग्राउंड से, और यहाँ पे उसका टॉप जो है x1 जितने हाइट पे। अब जैसे जैसे हम लोग हाइट वेरी करते हैं प्रेशर बदलते जाता है, हमने देखा था ना हाइट के हिसाब से प्रेशर चेंज होता है। तो यहाँ पे प्रेशर P1 है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और यहाँ पे प्रेशर P2 है, ठीक है। अब ये ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, मतलब इसको नीचे से भी कोई फोर्स ऊपर कर रही है और ऊपर से भी कोई फोर्स लगी है जो नीचे लेके जा रही है, इजंट इट। तो ऊपर से जो प्रेशर लगेगा, पानी का जो वेट लगेगा उसके वजह से नीचे आएगा ही ना, और नीचे से क्या करेगा, बॉयंट फोर्स होती है पता है, जो चीजों को ऊपर लेके आती है, तो वो मान लेते हैं। तो ऊपर से फोर्स F1 लग रहा है, नीचे से फोर्स F2 लग रहा है, और इसका वेट कितना होगा, अगर मास m है तो mg इसका वेट होगा, वेट भी तो उसको नीचे लेके जाएगा। तो ये सारे इसके सिचुएशन है। अब जो फोर्स एक्ट कर रही है उसमें जो फोर्स F2 है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है, तो F2 जितना फोर्स ऊपर दे रहा है वो, और F1 और mg का जो फोर्स नीचे लग रहा है वो बैलेंस में होने चाहिए। तो ये आ जाएगा F1 प्लस mg, मीनिंग ये जो फोर्स है F2 वो इसको ऊपर रख रहा है, F1 नीचे लेके आ रहा है, और वेट भी नीचे लेके आ रहा है। वेट भी तो एक फोर्स ही है, और क्या है, जो वेट नीचे की तरफ लेके आता है। तो मतलब F2 का वैल्यू F1 प्लस mg को इक्वल होगा, तब ये बैलेंस होगा। बट हमें पता है ना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, बट प्रेशर के टर्म्स में हमने किया है, प्रेशर का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया, तो इधर चला जाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर यहां पे F2 की बात करूं, F2 के ऊपर प्रेशर कितना आ रहा था इस पॉइंट पे, P2, और इसका एरिया सपोज A जितना ले रहे थे, क्योंकि सेम ही लिया है ना हम लोग ने, तो यहां जाएगा P2 इंटू A जितना एरिया, ठीक है। S1 पे कितना आएगा, P1 इंटू A, बिकॉज ऑब्जेक्ट थ्रू आउट सेम है, हम ये मान रहे हैं, तो उसका एरिया A लिया हुआ है हमने। ओके, तो F1 F2 का वैल्यू आ गया, बट M का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हम लोग को हाइट और इन सब के टर्म्स में चाहिए, मास के हिसाब से नहीं चाहिए। तो मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये उधर चला जाएगा, तो मास से मास का वैल्यू क्या मिलेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो विल जस्ट यूज दैट। ऑल्सो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी में इस लिक्विड का रो डेंसिटी है, ये मान लेता है ऑब्जेक्ट का, सॉरी डेंसिटी रो है, और वॉल्यूम कितना हो गया V जितना, तो ये इधर आ जाएगा, तो M इज इक्वल टू रो इंटू V, ठीक है। बट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, इजंट इट। अगर मैं किसी भी चीज का, सपोज मुझे एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो अगर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इजंट इट। बट पाई आर स्क्वायर एक्चुअली क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम क्या होता है, जस्ट एरिया मल्टीप्लाइड बाय उसका हाइट। हर ऑब्जेक्ट में ऐसा ही होता है, तुम एरिया लो किसी भी चीज का और उसको उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आता है, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशन है, वॉल्यूम कितना है 3 डायमेंशन। तो अगर तुम हाइट मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 डायमेंशन हो जाता है। ऐसा हमने 11th में भी किया हुआ है। तो मतलब हाइट जब मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, एरिया से, अब इसको लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। तो जब एरिया और एक तीसरा डायमेंशन उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है, वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम है तो उसको एरिया इंटू तीसरा डायमेंशन भी लिख सकते हैं ना, जब एरिया को किसी तीसरे डायमेंशन मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम बन गया, तो वॉल्यूम को रिवर्स में एरिया और एक तीसरा डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम हियर आई कैन से M का वैल्यू आएगा रो एरिया इंटू H, ठीक है। अब H एक्चुअली होगा कितना, x2 माइनस x1, क्योंकि यहां से कितना हाइट पे है, x1 जितना हाइट पे, यहां पे कितना हाइट पे x2, तो दोनों को माइनस करेंगे तो H जितना हाइट आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा M इज इक्वल टू रो A x2 माइनस x1, फाइन। अब इसको मैं चाहिए तो इक्वेशन 1 लेके इसमें पुट करता हूं, so I say put in equation 1। तो इक्वेशन 1 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे F2 का वैल्यू कितना आया था, P2 इंटू ए, तो ये आ जाएगा P2 इंटू ए। F1 का वैल्यू कितना आया था, P1 इंटू ए, प्लस M का वैल्यू कितना आया था, रो इंटू ए x2 माइनस x1, रो ए x2 माइनस x1, और आगे G भी है, तो आई जस्ट टेक इट एज बाजू में। 3 टर्म्स है, 1 2 और 3, और तीनों में A आ रहा है, तो मैं A से डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइड बाई A। तो जब मैं A से डिवाइड करूंगा यहां पे सिर्फ P2 बचेगा,
यहां पे P1 बचेगा, यहां पे रो x2 माइनस x1 और जी, बट x2 माइनस x1 एक्चुअली था क्या हमारा, हाइट ना, तो मतलब x2 माइनस x1 की जगह पे मैं हाइट भी लिख सकता हूं वापस, तो ये आ जाएगा P2 इज इक्वल टू P1 प्लस h रो और g। ठीक है, तो ये तुम्हारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, उसका फॉर्मूला है। अब इसको इन जनरल हम लोग यहाँ पे तो भले P1 P2 ऐसे लिख रहे हैं, बट नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, P इक्वल टू P0 प्लस h रो g, और ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये यहां से डिराइव हुआ है। ओके, नाउ अगर ये कॉलम, ये वो ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे होने की जगह पे यहाँ पे होता, तो P1 क्या है, ऊपर का प्रेशर है, और जो ऊपर अगर यहाँ पे टच हो जाता तो इसके ऊपर जो ऊपर का प्रेशर आता वो किसकी वजह से आता, एयर की वजह से। एयर के प्रेशर को हम P0 से डिनोट करते हैं, तो मतलब हमारा फॉर्मूला जो है वो चेंज होकर क्या हो जाता कि इसके ऊपर जो एक्चुअल प्रेशर फील होगा वो आएगा P0, मतलब ऊपर का एयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको बोलते हैं, प्लस h रो जी, क्योंकि हाइट तो फिर भी वही रहेगा ना, अगर ऊपर भी आ जाएगा तो डेंसिटी भी सेम ही रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम ही रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये बोलूं कि इसको मैं यहां से उठा के ऊपर ले आऊं, कि ये ऐसे टच्ड है यहाँ पे, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, बस उतना ही फर्क होगा। तो यहां पे ये हो जाएगा P इक्वल टू P0 माइनस H की जगह पे हम D लिखते हैं, रो एंड G। ठीक है, बट डेंसिटी किसका होगा, एयर का, क्योंकि अब एयर में है, तो इफ यू वांट आई कैन जस्ट मेंशन हियर एयर एंड देन G। और D मतलब क्या हो गया, अब ऊपर गया इसके लिए कि इतना ऊपर है, हम लोग ने H की जगह पे क्या लिख दिया, D। ठीक है, तो ये दो स्पेशल केसेस है कि ये तो एक रैंडमली इन वाटर रहेगा तब सिचुएशन है, अगर यहाँ पे टच हो गया तो ऊपर का प्रेशर जो आएगा किसकी वजह से आएगा, एयर की वजह से, तो P1 क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P इक्वल टू P0 प्लस h रो जी। ऑन दी अदर हैंड अगर इसको उठा के ऊपर रख दिया तो जो प्रेशर यहाँ पे फील होगा P2 पे वो आएगा ऊपर, ऊपर किसी वजह से, एयर की वजह से, तो उसका प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस D, जितना भी ये ऊपर है उसको D ले लिया, रो किसकी वजह से आएगा, एयर की वजह से, जो फ्लूइड है जिसके अंदर वो रखा है वो वाटर नहीं है, क्या है, एयर, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पास्कल्स लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इसके बहुत वाइड एप्लीकेशंस है। पास्कल्स लॉ के हिसाब से अगर मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, और उस क्लोज्ड कंटेनर के अंदर मैंने कोई फ्लूइड भर के रखा हुआ है, ठीक है, और सपोज यहां पे मैं इसको प्रेशर अप्लाई करता हूं ये साइड में, तो जो प्रेशर तुम इस पे लगाओगे तो वो लिक्विड कंप्रेस नहीं होगा, वो क्या करेगा, इक्वली हर डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड से प्रेशर लगाऊं इसको तो क्या होगा, वो जो प्रेशर है दोनों साइड से आएगा और कंप्रेस नहीं हो पाएगा। कंप्रेस नहीं हो पाएगा मतलब क्या, दब के और कम जगह पे नहीं फिट होएगा, तो वो क्या करेगा, वो सारा का सारा प्रेशर एज इट इज बाकी जगह पे रिलीज कर देगा। ठीक है,